धन्यवाद सभापति महोदय। आपको धन्यवाद कि आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतिहास में अंकित होने वाली इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में अंकित होती हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास स्वयं में समेटकर गौरवान्वित होता है। और आज जो घट रहा है, इसको अवसर के रूप में बदलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं संपूर्ण देशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण भारत के महान लोकतंत्र के 75 वर्ष की संसदीय यात्रा के अवसर पर हम सभी को अपनी संसदीय प्रणाली पर गर्व करने का अवसर मिला है। मैं सदन की प्रेस गैलरी में बैठे हुए मीडिया के साथी गणों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके बिना ये यात्रा अधूरी थी और संविधान सभा से लेकर अभी तक जो संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है महोदय, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश ने इसको सुना था। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय, आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय का ध्यान नहीं हो रहा है। तब आकाशवाणी के माध्यम से देश ने संविधान सभा की पहली बैठक और उस पूरी कार्यवाही को सुना था, और आज संसद टीवी के माध्यम से देश प्रत्यक्ष रूप से इस चर्चा को सुन रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पूरी यात्रा में संसद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन भारत की धरती पर हुआ है। पूरे विश्व में जिसने भारत की साख बढ़ाई और प्रत्येक भारतवासी को जिस पर गर्व और गौरव की अनुभूति हुई, ऐसा वो सम्मेलन भारत मंडपम में जब आयोजित हुआ तो वहां हम में से अनेक लोगों ने देखा होगा कि वहां लोकतंत्र की जननी भारत ये प्रदर्शनी लगी थी, और विश्व में लोकतंत्र का उद्गम किस तरह से भारत में हुआ, इसका सुंदर चित्रण उस प्रदर्शनी में है। लेकिन ये मान्यता देश और दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और इस ऋग्वेद में हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख है। 40 स्थानों पर ऋग्वेद में और 9 स्थानों पर अथर्ववेद में गणतंत्र शब्द का उल्लेख आता है। यानी हजारों सालों से हमारे भारत में लोकतंत्र की सनातनी परंपरा रही है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 174वें सूक्त के पहले श्लोक के अनुसार देश में राजा या राष्ट्राधिपति के चुनाव तब भी होते रहे हैं, और वो श्लोक है, आत्वा हर्षित मंत्रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विशरत्वा सर्वा वांछन्तु मातत्व राष्ट्रमदि भ्रशत। अर्थात, हे राष्ट्र के अधिपति, मैं आपको चुनकर लाया हूं, आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें, सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं होगा। और अथर्ववेद के 3 अध्याय के 4 भाग का जो दूसरा श्लोक है, त्वा विशेष व्रणता राज्य आय त्वामिमा
प्रदिशा पंचदेवी वश्मन राष्ट्रस्य कुकदि श्रेष्व ततो वा उग्रो विमजा वसूनी। अर्थात देश में बसने वाली प्रजा, देश के नागरिक आपको राष्ट्राधिपति या प्रतिनिधि चुने, ये विद्वानों की बनी उत्तम मार्गदर्शक पंचायतें आपका अनुमोदन करें। और ऐसे अनेकों श्लोक, अनेकों मंत्र हमें वेदों में मिलेंगे जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोकतंत्र यह हमारे सनातन की परंपरा है। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र भारतवासियों के खून में है और इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहना यह भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराता है। चाहे महाभारत हो या बौद्ध साहित्य, सभी में गणतांत्रिक प्रणाली का उल्लेख हमको मिलता है। इसके बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि वैशाली साम्राज्य में जितने भी गणराज्य रहे हैं ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरण हैं। यहां तक कि वैशाली के पहले राजा विशाल का भी चयन चुनाव के द्वारा ही हुआ था। और जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया उसके 20 साल के पश्चात जब यूनान के राजदूत मैगास्थनीज भारत में आए, चंद्रगुप्त मौर्य का वो कार्यकाल था, उन्होंने भारतीय गणराज्यों के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि कितनी सुंदर व्यवस्था उस समय पर इसकी हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ये गणतंत्र प्रणाली, ये लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है और हमने इसको दुनिया को दिया है। लेकिन आजाद भारत के बाद या आजादी के समय पर जो परिस्थितियां बनी, जब अंग्रेज इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तब लोकमान्य तिलक की मांग पर संविधान सभा के गठन को मंजूरी मिली। और संविधान सभा जब देश आजाद हुआ उसके पश्चात संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कुल 165 बैठकें की। ये जो हमारा सेंट्रल हॉल है वहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें बोलने वाले पहले वक्ता थे आचार्य कृपलानी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को मान्यता दी और इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी महोदय, वो 24 जनवरी 1950 को ही। और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और जिसके कारण देश में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का निर्माण हुआ। और लोकसभा के इस पवित्र मंदिर में, यानी इस लोकसभा में जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ था वो था मंगलवार 13 मई 1952। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, मावलंकर जी, उन्होंने अनेकों आदर्श परंपराएं इस सदन में स्थापित की। उसके बाद जो हमारे माननीय अध्यक्ष हुए उन्होंने भी अनेकों परंपराएं स्थापित की। और हमें कहते हुए खुशी है कि वो परंपरा जो तब प्रारंभ हुई थी हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी के समय तक अत्यंत प्रभावी रूप से चल रही है। और इसी के कारण से भारत में एक मजबूत और स्वस्थ संस्कृति, गणतंत्र संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव भारत में स्थापित हुई है। 1952 के बाद से अभी तक लगभग 71 सालों में अनेक विद्वान सांसदों के भाषण को सदन ने और देश ने सुना है। इसी सदन में जवाहरलाल नेहरू और पीलू मोदी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी और फिरोज गांधी, इन सबके बीच की नोकझोंक को भी सदन में और देश में लोगों ने सुना है। और जो ऐसे बड़े प्रमुख वक्ता थे जिन्होंने सदन में ऐतिहासिक वक्तव्य दिए हैं, उनमें मधुलिमे, डॉक्टर लोहिया, श्रीपद डांगे, आचार्य कृपलानी, इंद्रजीत गुप्त, ओम प्रकाश त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी, कार्तिक उराव, मधु दंडवते, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनके सारे नाम यहां पर ले पाना संभव नहीं होगा। चलिए दादा, जो नाम आप बोल रहे हैं उनका नाम भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम बोला उन्होंने? सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी हमारी नेता थी और सुषमा स्वराज जी के भाषण आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन भाषणों से। उनमें हम सभी लोग भी शामिल हैं। आएगा आगे उसका उनका नाम।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इन सभी नामों का उल्लेख किया है, माननीय चंद्रशेखर जी भी उसमें रहे हैं। और तब से लेकर अभी तक इस विशाल देश में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से लोकतंत्र का अविरल प्रवाह जारी है। लेकिन इसमें महोदय एक अपवाद भी है। लोकतंत्र की जो धारा प्रवाहित हुई थी उसमें 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 का कालखंड यानी आपातकाल के 21 काले महीने वो लोकतंत्र के इस मंदिर पर एक दाग है। अभी अधीर रंजन जी यहां पर होते तो अच्छा लगता, काफी सारी बातें वो कह रहे थे। और उस समय उन 21 महीनों में देश के सभी मौलिक अधिकारों का हनन करके देश ही पूरा जैसे कारावास में बदल गया था। लेकिन महोदय हमारा देश का लोकतंत्र ही परिपक्व नहीं है, बल्कि देश की जनता भी परिपक्व और समझदार है। और इसलिए उसने एक रक्तहीन क्रांति करके लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से ही व्यवस्था को बदल दिया। और भारत के लोकतंत्र की सुंदरता देखिए महोदय, जब हम संसदीय प्रणाली पर बात कर रहे हैं तो आपातकाल के उन अंतिम दिनों में लोकतंत्र के इस दाग को हटाने के लिए बाबू जगजीवन राम, आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी सामने आए जो कांग्रेस की संस्कृति में ही पले बढ़े थे। लेकिन उन्होंने देश के माथे के इस काले दाग को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष का रास्ता अपनाया। और हमारी संसदीय प्रणाली पर समय समय पर अनेकों महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, इन सभी के विचार समय समय पर आए हैं। और सभी ने, मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, और सभी ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और उसके महत्व को स्थापित किया है। इस समय पर हम जरूर अंबेडकर जी को स्मरण करना चाहेंगे। जो ड्राफ्ट कमेटी बने थे उसके वो चेयरमैन थे। और अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमने जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत जब स्थापित किया है तो हमें यह प्रतिज्ञा भी करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो बुराइयां खड़ी हैं उनको मिटाने में हम किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे और देश की सेवा का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। ये अंबेडकर जी का मानना था। महोदय, ये विचार अंबेडकर जी के हैं। अब इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक मायने में उनका विचार एकदम स्पष्ट है। प्रतिज्ञा पूर्वक बुराइयों का समापन करना या मिटाना। अधीर जी अभी चले गए। हाँ, कोई नहीं है। चलिए, वो होते तो प्रतीक के रूप में हम उन्हीं को मान लेते, लेकिन वो नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि क्या महोदय भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक बुराई नहीं है? और अगर जब ये है और देश के गरीब से गरीब आदमी का भी जब इस बुराई से बचाने के लिए उसका जनधन खाता खोला जाता है, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर एक सबसे बड़ी नकेल नहीं है? वो उन परिस्थितियों में कि आजाद भारत के इतिहास में 57 सालों तक जिस पार्टी की सरकारें रही हैं देश में और प्रदेशों में, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं और केवल 15 पैसे गांव तक पहुंचता है। तो क्या उस परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि जब ये जनधन योजना खाता खोला गया तो भ्रष्टाचार की बड़ी नकेल के रूप में कांग्रेस भी इसकी सराहना करती? और क्या यह देश के लोकतंत्र और संविधान निर्माता अंबेडकर जी के विचारों का सम्मान नहीं है? मैं फिर से अधीर जी को याद करना चाहूंगा, कई सारी बातें वो कहकर गए थे। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है। ये अपेक्षा होती है महोदय कि जब सदन में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता जब अपनी बात रखेगा तो कुछ अध्ययन के साथ में रखेगा। लेकिन ये कहते हुए खेद है कि बगैर अध्ययन के इन्होंने सारी बातें रख दी, केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए आज के दिन का चयन किया, अन्यथा मुझे भी उनकी बातों का उत्तर नहीं देना पड़ता। उन परिस्थितियों में जब देश में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से हटके अलग हो गए, तब वो ये कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है।
उन्होंने मनरेगा के बारे में भी आरोप लगाया कि इसको मरेगा बोल दिया गया। मनरेगा को मरने के लिए हमने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा। नाम तो दिया मनरेगा, लेकिन पैसा कितना दिया? अभी यहां पर होते तो वो सुनते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने 3 गुना ज्यादा पैसा इस मनरेगा योजना के लिए दिया है। हाँ, जियो टैगिंग के माध्यम से सीधे खाते में आज पैसा पहुंचता है, जो वो नहीं कर पाए थे। अभी ये इससे बड़ी भ्रष्टाचार पर नकेल और क्या होगी? उन्होंने आज के दिन जब संसदीय प्रणाली के पक्ष में बातें करना थी, तब उन्होंने भारत के हमारी इस संस्था के सदन के क्वेश्चन आवर के बारे में भी बातें रखी कि बोलने नहीं मिलता। लेकिन आज कोई बताए कि पिछले ये 3 सत्र होने को आ रहे हैं, कौन यहां की कार्रवाई को बाधित कर रहा है? कौन यहां पर क्वेश्चन आवर होने से रोक रहा है? जो रोक रहे हैं वही ये सवाल खड़े करें कि उन्हें क्वेश्चन आवर में बोलने नहीं मिलता। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। अभी महिला रिजर्वेशन पर भी वे अपनी बात रखकर बस्ता लेकर चले गए, लेकिन विचार करना चाहिए कि 57 साल तक शासन करने के बाद ये सारी बातें वो क्या इस बात के लिए छोड़कर गए थे कि देश में कभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे और उस समय देश की समस्याओं का निराकरण होगा? महिला रिजर्वेशन पर बोलने के पहले एक बार कम से कम उनको याद करना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस दिशा में क्या काम किया। वो तो आज भी अगर चंद्रयान चांद पर उतर रहा है तो वो 1964 में नेहरू जी ने इसरो का गठन किया था। 74 बोला या 64 बोला उन्होंने? भाभा का गठन किया था। वो इसको इससे जोड़ते हैं कि तब भाभा का गठन हुआ था, यानी अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, तो चंद्रयान जो आज जा रहा है उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। और इतनी बचकाना बातें इस सदन के भीतर कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती। चंद्रयान तो अटल जी की कल्पना थी। अटल जी की कल्पना थी भाई चंद्रयान। महोदय, 75 सालों की ये संसदीय यात्रा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण के बगैर अधूरी है। और सभी इस बात को कोट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए और देश रहना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र महान है महोदय। और इसकी संसदीय यात्रा भी इतनी प्रेरणादायक है, उसको समझने के लिए 2 उदाहरण ही काफी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सदन में आते हैं तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की सीढ़ियों पर वो माथा रखकर नमन करते हैं, जो ये साबित करता है कि लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री के मन में कितना सम्मान है। और जब उन्हें कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देते हैं, जिन्होंने देश के माथे पर आपातकाल जैसा काला दाग लगाया, तो फिर देश की जनता को उन पर हंसी आती है। और लोकतंत्र की मर्यादा और उसका सम्मान देखना हो तो हमें एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का आचरण देखना होगा कि इसी सदन के भीतर एक दिन जब वो प्रवेश कर रहे होते हैं और एक माननीय सदस्य का वक्तव्य चल रहा होता है, तो वो वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि ये मर्यादा है कि जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो तो उसको लांघ कर नहीं जाना चाहिए। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री तब तक वहां पीछे खड़े रहते हैं जब तक उस हमारे सदस्य का वक्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उनका भाषण पूरा नहीं हो जाता। इससे ज्यादा देश की संसदीय प्रणाली पर देश के प्रधानमंत्री के विश्वास का और कौन सा दूसरा उदाहरण होगा। और यह घटना केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाली ये घटना होगी। महोदय, अटल जी ने कई बातों के माध्यम से देश और लोकतंत्र के बारे में अलग अलग तरह से अपनी बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि हम केवल अपने लिए ना जिएं, औरों के लिए भी जिएं, हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। दूसरा उन्होंने कहा था गरीबी, दरिद्र और गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि ये विवशता है, ये मजबूरी है
और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता। ये दोनों बातों को उद्धत करने का केवल एक मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा से, इस दंश से न केवल देश को, गरीब को मुक्ति दिलाने का काम किया है, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करने का जो प्रयास किया उसकी निरंतरता जारी है। यहां मैं नेहरू जी को भी उद्धत करना चाहूंगा। नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में एक संकल्प पर चर्चा के दौरान कहा था 22 जनवरी 1947 को, मैं वो साथ में कांग्रेस उस पर आपत्ति करे तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड भी लेकर आया हूं कि एक व्यक्ति जो भूखा है, गरीब है, जिसके शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं है और उसके लिए वोट का भी महत्व नहीं है, हमें उस पर विचार करना है। महोदय, कितना विचार करना है? हम अपने इस महान लोकतंत्र में कब तक लोगों को भूखा और गरीब रखकर उनके वोट के महत्व की प्रतीक्षा करेंगे? 57 साल का समय कांग्रेस की सरकारों के लिए कम था क्या? जो ये पहले आपको वहीं से पूछना चाहिए, केवल उत्तर जा रहे हैं जिन्होंने प्रश्न किया था। ना, ये आप उस समय उधर बोलना चाहिए था, ये केवल मैं उत्तर दे रहा हूं। और यदि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसकी गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान उसको देते हैं, जिसके घर दीपावली के दिन भी बिजली का बल्ब नहीं जला, उसके घर में बिजली का कनेक्शन देते हैं, उज्ज्वला की रोशनी देते हैं, शौचालय देते हैं, कोरोना से लेकर अभी तक मुफ्त का राशन देते हैं, और ऐसा करते समय बिना किसी भेदभाव के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, तो क्या ये उस गरीब को वोट का महत्व समझाने और देश में लोकतंत्र का सम्मान नहीं है? और अगर सम्मान है तो क्या कांग्रेस कभी इसके पक्ष में कुछ कहना चाहेगी? महोदय, अभी आप कह रहे थे कि ये विषय नहीं है आज का, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस समय पर कांग्रेस के नेता इस बात को यहां पर रख रहे थे, मुझे आश्चर्य है कि आप में से किसी ने भी उनको ये नहीं टोका कि आज का विषय ये नहीं है। आज जब उसका उत्तर मिलना शुरू हो रहा है तब आप ये कह रहे हैं कि आज का विषय नहीं है। चलिए मैं उसी पर आता हूं जिस पर आज का विषय है। महोदय, इस सदन में अनेकों फैसले हुए हैं, लेकिन इस सदन में इतिहास की गलतियों को सुधारने वाले भी कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हुए हैं। इसी सदन के भीतर जम्मू और कश्मीर को लेकर भी अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। इसी सदन के सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो गलती उस समय पर हो रही थी उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैंने क्या कहा? नहीं, आपको इतनी आपत्ति हो रही है। नहीं, आप ये बताइए, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? नहीं, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? मेघवाल जी, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि वो हाउस में बोल रहे थे? प्लीज सिट डाउन। मैंने नहीं कहा ये कि वो हाउस में बोल रहे थे, लेकिन सदन का सदस्य रहते हुए उन्होंने कहा था और आपको सुनना पड़ेगा। सदस्य थे वो भवन में। वही मैं कह रहा हूं, सदन का सदस्य रहते हुए कहा आपको सुनना पड़ेगा। कश्मीर के मामले में आपको जो तकलीफ होती है, उस समय कश्मीर के लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य आपको ध्यान में नहीं आता। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती हैं, मासूम लोगों के साथ में उनकी इज्जत छीनी जाती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनका खून बहता है, तब आपको ध्यान में नहीं आता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था। और उस समय महोदय, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि देश में स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले, आप सुन लीजिए इस बात को, शेख अब्दुल्ला क्या इस बात के लिए तैयार होंगे कि जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू और लद्दाख, वहां के लोगों को भी अवसर देंगे कि वो स्वतंत्रता की मांग करें और उनको मिले? ये उन्होंने कहा था और तब भी ये बात बोली थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। सभापति महोदय, मैं जो भी कह रहा हूं वो देश के संसदीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा हूं। यह पुरानी बात है जिसका उल्लेख मैंने किया है।
दादा इतनी फुर्ती से आप तब खड़े होते जब जम्मू कश्मीर पर यह बिल आया था और वहां से लोग विरोध कर रहे थे 370 समाप्त करने का। तब आपको ध्यान में नहीं आया कि आपको उसके बारे में, उसके विरोध में कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के साथ यह खिलवाड़ स्वीकार। दादा आप तो बैठ जाओ, कल्याण दादा आप तो बैठो। Before the court, that should not be discussed in the parliament. Yes. 370. हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसके इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। We will go on the record and expense. और हमने ये देखा, अगर कुछ गलत हो, जो नियम के विरुद्ध हो तो आप जरूर हटाइएगा, अगर कुछ गलत हो तो जरूर हटाइए। और हम सभी इस बात के गवाह हैं कि इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी जब धारा 370 और 35A के खात्मे का बिल लेकर आए तो इतिहास में दर्ज होने वाली बहस भी इसी सदन में हुई थी। और जिसका जवाब देते हुए, दादा परेशान मत होइए, कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है। आप अपने इस हथियार का उपयोग सारे वक्तव्यों में करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जब बात यहां से रखी जाती है। जब वहां से बात होती है तब आपके हथियार बाहर नहीं निकलते। और इसका जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व तो क्या, जान भी निछावर करनी पड़ी तो वो कर देंगे। कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा है। और आज धारा 370 और 35A की समाप्ति के साथ जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। महोदय, अब जो बात मैं कहना जा रहा हूं इनको शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वस्थ विपक्ष का होना। स्वस्थ लोकतंत्र केवल सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें जिम्मेदारी और भागीदारी बराबरी से कैसी है, यह मैं आपको अभी बता देता हूं। हम सभी को याद होगा, इतिहास में रिकॉर्ड में मिल जाएगा, दादा तो जरूर ढूंढ निकालेंगे उसको। जब हम संसदीय परंपरा के 75 वर्षों की बात कर रहे हैं तो संसद के माननीय सदस्य मधु लिमय जी के नाम का उल्लेख भी मैं करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जी ने जब लोकसभा में बजट पेश किया, वो आर्थिक लेखानुदान था, और भाषण जब समाप्त हुआ तो मधु लिमय जी ने तत्काल व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन स्पीकर ने उनको अनुमति नहीं दी, सदन उठ गया। मधु लिमय जी स्पीकर के चैम्बर में गए और जाकर वहां उन्होंने कहा कि आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आपने लेखानुदान तो प्रस्तुत किया लेकिन मनी बिल तो प्रस्तुत ही नहीं हुआ। और अगर ऐसा है, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, और अगर ऐसा है तो आज रात को 12 बजे के बाद देश के सारे कामकाज रुक जाएंगे, कोई भी महकमा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाएगा। और ये सुनने के बाद जो स्पीकर महोदय थे वो भी हतप्रभ रह गए। रिकॉर्ड बुलाया गया, रिकॉर्ड बुलाने के बाद पाया गया कि मनी बिल प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उसके बाद सुझाव भी, मैं मजबूत विपक्ष की बात क्यों कर रहा हूं, सुझाव भी मधु लिमय जी ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी आपके पास समय है, आप तत्काल सभी विपक्षी नेताओं को बुलाइए और आज सदन की बैठक आप बुलाइए। और जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, आप में से कईयों को शायद जानकारी भी होगी कि उस समय रेडियो से बाकायदा घोषणा कराई गई कि जो जहां है वो तुरंत वापस लौटें। और सदन की बैठक हुई और रात में बैठक करने के बाद में मनी बिल पास किया और इस तरह से देश का कामकाज चला। ये है मजबूत और सकारात्मक विपक्ष। ये कांग्रेस के साथ ये विपक्ष था। हम वैसी उम्मीद तो कांग्रेस से नहीं करते, विपक्षी साथियों से नहीं करते, लेकिन सकारात्मक भूमिका में वो दिखाई दें, इतनी अपेक्षा जरूर हमारी होती है। महोदय, इसी सदन में बहुत सारे ऐसे कानूनों को भी हमने समाप्त किया है। 14 से ज्यादा ऐसे कानून जिनकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी थी, उनके बारे में बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको खत्म करने में भी 75 साल 70 साल निकल गए, तब जाकर वो कानून समाप्त हुए। महोदय, जब संसदीय प्रणाली की बात आती है तो पूरा सदन एक है, इस पर चर्चा होती है। और आज इस सदन में उपस्थित विभिन्न विचारों और दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सभी साथी सदस्यों का मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यह गौरवशाली यात्रा सामूहिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह साझा है।
और ये हमारे सामूहिक प्रयासों की कहानी है। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और संकल्प से देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और हम विश्व में एक महाशक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं। और इस समय हम पूर्णतः भारतीय ज्ञान और भारत की अपनी आर्थिक ताकत के बूते बने संसद के नए भवन में प्रवेश करके गुलामी के प्रतीकों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस नए भवन को भावी पीढ़ियों और भविष्य के भारत की नींव रखने वाले लोकतंत्र के ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करें जहां मंदिर के घंटे से नाद की तरह एक ही गूंज हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और विश्वास मानिए 140 करोड़ भारतीयों के स्वप्न को हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे। इस मंत्र में इतनी ताकत है, आवश्यकता है राजनीति का चश्मा आंखों से उतारने की। महोदय, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं आज दूसरा मानस बनाकर यहां पर बैठे हैं और इसलिए अंत में मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर पहुंचने की कल्पना इसके पहले कोई कर नहीं सकता था। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है और इसलिए कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो परख रहे हैं तूफानों में कितनी ताकत है, वो देख रहे हैं आंधियों की कितनी आहट है, पर मन में संकल्पों की राहत है। कांटों से कीलित पथ पर कदमों की छाप उकेरी है, हाथों को वज्र बनाकर अंधियारों में दीप जलाती वह एक जान अकेली है, वह एक जान अकेली है। और इसी के साथ हम सभी कल जब उस नए सदन में प्रवेश करेंगे तो भविष्य के एक नए भारत के संकल्पों के साथ हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रवेश करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।